नमस्ते दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं एक कहानी। सच्ची दोस्ती। कश्मीरी लोक कथा जरूर सुनना। एक बार की बात है कि एक राजा और उसका वजीर दोनों बहुत मुश्किल में थे, क्योंकि दोनों के कोई बेटा नहीं था। दोनों की यह एक सी मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। वे एक दूसरे के साथ ही में खुश रहते। दोनों अलग अलग तो बस कभी कभार ही दिखाई पड़ते। जहाँ राजा रहता वही उसका वजीर भी रहता, और जहाँ वजीर रहता राजा भी वही मिलता। एक सुबह वे दोनों जंगल में शिकार करने गए। वहाँ उनको एक साधु मिल गया जो आग के सामने अकड़ू बैठा हुआ था। लगता था कि वह पूजा कर रहा था, क्योंकि उसने आने वालों की तरफ देखा ही नहीं। राजा बोला, चलो चलकर इससे बात करते हैं, हो सकता है कि यह भला आदमी हमारा कुछ काम कर दे। सो दोनों ने उसने सामने बैठकर उसको प्रणाम किया और अपना दुखड़ा रोया। सिर नीचे झुकाए झुकाए ही साधु बोला, तुम दुखी मत हो, तुम लोग दुखी बिल्कुल मत हो। लो ये 2 आम लो, जाओ एक आम तुम अपनी पत्नी को खिला देना और यह दूसरा आम दूसरे की पत्नी को खिला देना। तुम दोनों की पत्नियों के बच्चे हो जाएंगे। साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका मंत्री दोनों अपने अपने घर लौट गए और आम अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिए। ठीक समय पर दोनों ने एक एक लड़के को जन्म दिया। जब वे दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में और वजीर के घर में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मणों को बिना नाप तेल के बहुत सारी भेंट दी गई। गरीब लोगों को खाना खिलाया गया। सारे कैदी छोड़ दिए गए। देश में ऐसा समय पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जैसा कि सोचा जा सकता है, दोनों घरों में दोनों बच्चों की खास देखभाल की गई। जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी देखभाल के लिए कई दाइयाँ रखी गई, और जब वे कुछ बड़े तो हो गए तब उनको कई टीचर पढ़ाने के लिए रखे गए। उनको सब तरह की शिक्षा दिलवाने के लिए किसी पैसे या कोशिशों में किसी तरह की कोई कमी नहीं बरती रही। इससे वो दोनों शिक्षा और कला दोनों में बहुत अच्छे निकले। अपने पिताओं की तरह वो भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों अक्सर साथ साथ ही रहते। एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए एक साथ जंगल में गए। वहाँ वे दोनों घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफ़ी देर बाद राजकुमार बहुत थक गया और उसे प्यास भी लग रही थी। वे अपने घोड़ों से उतर गए और उन्होंने अपने अपने घोड़ों एक पेड़ से बांध दिए। राजकुमार वहीं घोड़ों के पास बैठ गया और वजीर का बेटा पानी की खोज में चला गया। उसको जल्दी ही एक छोटी सी नदी मिल गई। वह राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और उस नदी के स्थित को ढूंढने चला गया। वह 1-2 मील ही गया होगा कि उसको उसका स्थित मिल गया। वहाँ उसने एक बहुत सुंदर परी को एक शेर के सहारे बैठा देखा। उसने यह भी देखा कि वह शेर उस परी से डरा हुआ था। वह दृश्य देखकर तो वह आश्चर्य से चौंक गया और इसे बताने के लिए राजकुमार के पास दौड़ गया। साथ में उसने राजकुमार को पिलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी साथ ले लिया। जब वजीर का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे इतनी देर तक तुम कहाँ रह गए थे और तुम इससे डरे डरे से क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? वजीर के बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं। राजकुमार बोला, कुछ तो हुआ है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ जरूर ही कुछ हुआ है। तब वजीर के बेटे ने उसे बताया कि उसने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा है। वह शेर के सहारे बैठी हुई थी और वह शेर उसके बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसा था उसकी सुंदरता का जादू। राजकुमार बोला, मैं भी ऐसी लड़की को देखना चाहूँगा, तुम मुझे उसके पास ले चलो। वजीर का बेटा राजी हो गया और दोनों उस लड़की की तरफ चले गए।
वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि शेर तो उस परी की गोद में सिर रखे सो रहा था। वजीर का बेटा बोला, डरो मत, हम उतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेते हैं जबकि शेर सोया हुआ है। वो दोनों उस लड़की के और करीब चले गए। वजीर के बेटे ने शेर का सिर उठाया और उसको जमीन पर लेटा दिया, जबकि राजकुमार ने लड़की को पकड़ा और उसको साथ लेकर वहाँ से चला गया। वजीर का बेटा वहीं रह गया। जब शेर जागा तो वहाँ वजीर के बेटे के अलावा किसी और को न देखकर बोला, अरे वह परी कहाँ गई? वजीर का बेटा बोला, मेरा दोस्त उसको ले गया है। शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो जो तुमको मरने के लिए यहाँ छोड़ गया है? वह तुम्हारा दोस्त नहीं, वह तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ नहीं करेगा जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है। अब मैं तुमसे सच्चे दोस्तों की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि 3 दोस्त थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण था और एक बढ़ई था। इन तीनों के पास अपनी अपनी खास चतुराई थी। राजकुमार मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा मामलों को बहुत जल्दी सुलझा देता था। ब्राह्मण मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता था और बढ़ई चंदन की लकड़ी का एक ऐसा घर बना सकता था जो उसके मालिक के कहने पर कभी भी जा सकता था। एक दिन ब्राह्मण और अपने माता पिता में कुछ कहासुनी हो गई तो उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। इस परेशानी के समय में वह अपने दोनों दोस्तों के पास पहुंचा और जाकर उन्हें सब हाल बताया। उसने उसके कहा कि वे उसने साथ किसी दूर देश चले गए। राजकुमार और बढ़ई दोनों राजी हो गए और तीनों वह देश छोड़कर वहां से कहीं और चले गए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि राजकुमार किसी वजह से रुक गया, पर बढ़ई और ब्राह्मण आगे चलते रहे। कुछ देर बाद राजकुमार जल्दी जल्दी आगे चला ताकि वह अपने दोस्तों को पकड़ सके, पर बदनसीबी से वह दूसरे रास्ते पर चला गया और उनको न पा सका। वह इस आशा में चलता रहा कि वह अपने दोस्तों को ढूंढ लेगा, पर जब काफ़ी दूर जाने पर भी वे उसको नहीं मिले तो उसको लगा कि वे इतनी तेज क्यों जा रहे थे कि वह उनको पकड़ ही नहीं पा रहा था। पर सब इस बीच ब्राह्मण और बढ़ई दोनों बहुत ही धीरे चल रहे थे और सोच रहे थे कि राजकुमार अब तक उनको पकड़ क्यों नहीं पाया। वे लोग तो बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। आखिर यह सोचकर उन्होंने उसके आने की आशा छोड़ दी कि शायद उसको घर की याद आ रही होगी तो वह घर वापस चला गया होगा। चलते चलते राजकुमार एक बहुत बड़े मैदान में आ निकला जिसके बीच में एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग खड़ी थी। उसने सोचा, यहाँ कौन रहता है? यकीनन कोई ताकतवर आदमी ही रहता होगा। मैं जाकर मालूम करता हूँ। सोचते हुए वह उस बिल्डिंग के दरवाजे तक गया और दरवाज़ा खटखटाया तो एक बहुत ही सुंदर लड़की ने दरवाज़ा खोला और बड़ी मीठी आवाज़ में उसको अंदर आने के लिए कहा। जब वह अंदर आ गया तो वह रो पड़ी। राजकुमार ने उससे उसके रोने की वजह पूछी तो वह बोली, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी जवानी देखकर मुझे तुम पर दया आती है। अनजाने में ही तुम अपनी मौत के मुंह में आ फंसे हो। तुमने यहाँ आने से पहले यहाँ के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुमको पता नहीं कि यहाँ एक राक्षस रहता है जिसने कई मीलों दूर तक के सारे आदमियों को खा लिया है? अफसोस, अब तुम्हें मैं क्या बताऊं? मुझे डर है कि वह तुम्हें भी खा जाएगा। राजकुमार बोला, नहीं, तुम इतनी उम्मीदों न रहो, धीरज रखो। मुझे उसके बारे में कुछ बताओ तो शायद मेरी जान बच जाए। वह लड़की सिसकते हुए बोली, पर मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए क्या करूं।
फिर वह उसको मकान के पीछे वाले कमरे की तरफ ले गई और उसमें रखे एक बड़े बक्से में उसको बंद कर दिया और उससे बोली, अब तुम यहाँ तब तक चुपचाप रहो जब तक मैं यहाँ दोबारा आती हूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। शाम को राक्षस लौटा तो उसकी तेज सूंघने की ताकत ने उसे बता दिया कि वहीं कहीं कोई आदमी मौजूद था। उसने लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी आदमी है? कौन है वह? कहाँ है वह? जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। लड़की बोली, लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ कोई आदमी नहीं आया। तुम क्या समझते हो कि यहाँ आने की कोई हिम्मत करेगा जो सारी दुनिया के लिए भयानक है? यह सुनकर राक्षस चुप हो गया। स्त्री ने देखा कि उसके शब्दों का असर उस पर हो गया है तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसको उससे मजाक सूझा तो उसने उससे उसकी जिंदगी के बारे में कुछ और जानना चाहा। वह बोली, तुम मुझे रोज़ इस घर में अकेला छोड़ जाते हो और जब तुम चले जाते हो तो मुझे यही पता नहीं होता कि तुम वापस लौटोगे। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम कभी वापस नहीं लौटोगे और तब मैं सोचती हूँ कि मैं किधर जाऊँगी, क्या करूँगी। तुम्हारी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी दिन वे मुझे मार देंगे। तुम ही मुझे बताओ कि क्या मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है? राक्षस बोला, प्रिय रो मत, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कभी नहीं मरूंगा। फिर उस बिल्डिंग के एक बहुत बड़े खंबे की तरफ इशारा करते हुए वह बोला, जब तक यह खंबा न टूट जाए मैं नहीं मर सकता। पर यहाँ कौन है जो यह बात जाने? अगली सुबह जैसे ही राक्षस बाहर गया वह लड़की गई और उसने राजकुमार को आज़ाद कर दिया और उसको रात वाली सारी बातें बता दी। राजकुमार यह सब सुनकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, बस यही समय है, मैं इस खंबे को तोड़ देता हूँ और उस राक्षस को मार देता हूँ। ऐसा कहकर उसने खंबे को मार मार कर तोड़ दिया जब तक उसके सैकड़ों टुकड़े न हो गए। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार की हर चोट सीधी राक्षस पर पड़ रही थी क्योंकि जैसे ही वह खंबे को मारता था राक्षस बहुत जोर से चिल्लाता था। जब खंबा टूटकर गिर गया तो राक्षस भी मर गया। अब राजकुमार उस सुंदर लड़की के साथ उस घर में रहने लगा। आसपास के लोग उसका राक्षस को मारने के लिए धन्यवाद करने के लिए आए। उसके बाद उस देश में शांति और खुशहाली छा गई। आसपास की जमीन में फिर से खेती होने लगी, गांव बहने लगे, वातावरण में लोगों की हंसी और संगीत गूंजने लगा। पर सच्ची खुशी हमेशा के लिए तो नहीं रहती। एक दिन वह लड़की अपने घर की एक खिड़की के सामने अपने बाल संवार रही थी। बाल संवार कर कंधी उसने खिड़की की दीवार पर रख दी कि एक कौवा वहां आया और उस कंधी को लेकर उड़ गया। वह उसको बहुत दूर समुद्र के पास लेकर उड़ गया और वहां जाकर उसको पानी में गिरा दिया। वहां उसको एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया और इस मछली को इंतभाब से एक मछुआरे ने पकड़ लिया। उसने देखा कि मछली बहुत बढ़िया थी सो उसे वह राजा के महल में लेकर राजा के खाने के लिए दे आया। जब रसोइया मछली साफ कर रहा था तो उसको उसके पेट में एक कंधी मिली। उसको यह बड़ा अजीब सा लगा सो वह उसको राजा के पास ले गया। राजा ने जब वह कंधी देखी तो उसने उसके मालिक से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसने चारों तरफ अपने आदमी भेजे कि वह उस कंधी वाली का पता कर लाए और उसको बहुत बड़ा इनाम देने का वादा किया जो उसे उसके पास लाएगा।
कुछ समय बाद एक स्त्री मिली जिसने कहा कि वह उस कंधी को पहचानती है और उसने यह वादा भी किया कि वह उस कंधी की मालकिन से राजा को मिलवा देगी। वह राजकुमार की पत्नी से मिली और बहुत जल्दी ही उनके परिवार में घुल मिल गई। इतना ही नहीं बल्कि उसको घर में रहने के लिए भी बुला लिया गया, जो उसने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। उसने देखा कि जब तक राजकुमार जिंदा है तब तक वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती, तो उसने राजकुमार को जहर दे दिया और हाकिम को रिश्वत देकर उसकी पत्नी से यह कहलवा दिया कि वह अपनी मौत ही मरा है। उफ! राजकुमार की पत्नी तो राजकुमार की मौत पर बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। उसके इतना दुखी होने पर तो लोगों को लगा कि वह तो मर ही जाएगी, पर उसने उसकी लाश को नहीं छोड़ा। उसने उसको एक मजबूत बक्से में बंद करके अपने प्राइवेट कमरे में रख लिया। उसने अपने पति से उसके दो दोस्तों के बारे में अक्सर सुना था कि वे क्या कर सकते थे। उसको यह आशा थी कि एक दिन वह उससे जरूर मिलेगी और अपने पति को जिंदा करवा लेगी। जैसे ही उस स्त्री को मौका लगा, उसने उस लड़की को उसका घर छोड़ने के लिए और अपने साथ रहने के लिए कहा कि वहाँ तो वह काफ़ी परेशान थी। कुछ दिन वह वहाँ से कहीं दूर रह लेगी तो उसको थोड़ी शांति मिल जाएगी। लड़की राजी हो गई और उसके साथ चली गई। अपने घर आते ही उस स्त्री ने राजा को खबर की कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गई है। राजा वहाँ आया और उस लड़की को जबरदस्ती अपने महल ले गया और उससे प्रार्थना की कि वह उसके साथ उसकी रानी बनकर रहे। लड़की बोली कि वह उससे शादी तो कर लेगी, पर उसको 6 महीने का समय दिया जाए, क्योंकि उसके पंडित ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था। राजा वह सुनकर बहुत खुश हुआ और उस दिन का इंतजार करने लगा जब वह दिन आएगा जब वह उस लड़की से शादी कर पाएगा। उसके लिए उसने एक छोटा सा महल सड़क के किनारे बनवा दिया था। वह उसी में अकेली रहती थी। इस बीच वह लड़की भगवान से यह मानती रही कि उसके पति के दोनों दोस्तों कैसे से कि उसे मिल जाए तो वह इस राजा से शादी करने से बच जाए। वह हर जगह पूछताछ करती रही। वह हमेशा अपनी खिड़की पर ही बैठी रहती थी और इस आशा में बाहर की तरफ देखती रहती कि शायद वे दोनों वहां से कभी गुजरे। एक दिन उसने 2 आदमी अपने घर की तरफ आते देखी तो उसने उससे पूछा, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? वो बोले, हम लोग यात्री हैं और काफ़ी यात्रा करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे साथ हमारा एक दोस्त राजकुमार भी था, पर अब वह खो गया है। हम उसी को ढूंढते हैं। लड़की बोली, आप अंदर आइए और थोड़ा आराम कीजिए, फिर मुझे अपने खोए हुए दोस्तों के बारे में कुछ बताइए। शायद मैं आपके खोए हुए दोस्तों को ढूंढने में आपकी कुछ सहायता कर सकूं। वे दोनों महल में चले गए और उस लड़की के पास बैठकर उन्होंने उसको अपनी सारी कहानी बताई। लड़की बोली, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ हैं, पर मुझे अफसोस है कि राजकुमार तो मर चुका है। ब्राह्मण बोला, उसकी आप चिंता न करें, मैं उसको जिंदा कर लूँगा। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि हम ठीक जगह पर पहुँच गए। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। आप हमें राजकुमार का शरीर दिखा दीजिए। लड़की बोली, पर जरा ठहरिए, हमको बड़ी सावधानी से काम लेना है। इस देश के राजा को मुझे बहुत प्यार हो गया है। मेरी प्रार्थना पर वह शादी के लिए 6 महीने तक मेरा इंतजार करेगा। 6 महीने पूरे होने वाले हैं और 6 महीने पूरे होते ही वह मुझको यहाँ से ले जाएगा। हम लोगों को बहुत ही सावधानी से काम करना है, क्योंकि राजा ने मेरे चारों तरफ बहुत सारा पहरा लगा रखा है। जो कुछ भी यहाँ होता रहता है, ये पहरेदार जाकर राजा को सब बताते रहते हैं। मुझे यकीन है कि आपका यहाँ होना भी राजा को
पता चल गया होगा। अब देखना यह है कि हम यहाँ से निकले कैसे। बढ़ई बोला, मैम आप डरिए नहीं, अगर आप मुझे जरा सा चंदन की लकड़ी का टुकड़ा ला दें तो मैं उससे एक ऐसा महल बना दूंगा जो उसके मालिक की इच्छा पर इधर से उधर जा रह सकेगा। लड़की बोली, ठीक है मैं देखती हूँ। इसी समय उस लड़की ने एक दूत राजा के महल की तरफ एक संदेश लेकर भेजा। मैंने आपसे शादी करने का फैसला किया है। हमारी शादी का दिन पास आ रहा है। आप मुझसे खुश रहे। आप मुझे 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दें। राजा ने तुरंत ही उसकी बात मानकर उसको 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दी और बढ़ई ने उससे मकान बनाया शुरू कर दिया। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो लड़की ने राजा को एक और संदेश भेजा। ओ भरे शानदार राजा, हमारी शादी का दिन अब पास आ रहा है तो आप मेरी भाभी और ननद को यहाँ तुरंत आने की इजाज़त दीजिए। मैं आपकी शादी के बारे में उससे कुछ सलाह लेना चाहती हूँ। राजा ने उसकी यह प्रार्थना भी मान ली। जैसे ही वे दोनों स्त्रियाँ उस लड़की के पास चंदन के मकान में पहुंची, वैसे ही बढ़ई ने उस मकान को राक्षस के मकान के पास जाने के लिए कहा। वहां उसको राजकुमार मिल जाता और वे लोग राजा से दूर आराम से रहते। बढ़ई के कहते ही चंदन का मकान उड़ चला और वह इतनी बेआवाज उड़ा कि किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। वे सब तो बस उसकी बनावट की ही तारीफ करने में लगी थी कि अचानक उन्होंने अपने आप को मरे हुए राक्षस के महल के पास पाया। लड़की ब्राह्मण को राजकुमार की लाश के पास ले गई। ब्राह्मण ने बस उसके अपना हाथ छुआ तो कि वह जिंदा हो गया। सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार की शादी लड़की से करा दी गई। बाद में पता चला कि वह तो उस समय के एक बहुत बड़े ताकतवर राजा की बेटी थी। राजकुमार के दोनों दोस्तों बढ़ई और ब्राह्मण की शादी राजकुमार की ननद और भाभी से करा दी गई। सब लोग राक्षस के मकान में बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। शेर ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, ओ वजीर के बेटे, जैसे वे ब्राह्मण और बढ़ई उस राजकुमार के दोस्त थे, वैसे लोग ही दोस्त होते हैं। राजकुमार की तो तुम बात मत करो, जो खुद तो परी को लेकर चला गया और तुमको यहाँ मरने के लिए छोड़ गया, उसको तुम अपना दोस्त मत कहो, वह तुम्हारा दोस्त नहीं है। खैर तुम मरेंगे नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, तुम अपने घर जाओ और शांति से रहो। और वजीर का बेटा वहाँ से चला गया। दोस्तों कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना और अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मुझे अब इजाज़त दीजिए और मैं एक कहानी में जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।